तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। लाखों लोग हैं दिल्ली के चारों तरफ, राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को धमकी, यूं ही खत्म नहीं होगी लड़ाई। कि देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। आपको बताएंगे कि कहां लगा है लॉकडाउन और कहां लगा है नाइट कर्फ्यू। असम में प्रियंका गांधी का, जहां पर बीजेपी कर रही है ध्रुवीकरण का प्रयास और कांग्रेस करेगी विकास, ये बड़ा बयान प्रियंका गांधी ने असम के चुनाव में दिया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लाखों लोग हैं दिल्ली के चारों तरफ, राकेश टिकैत की केंद्र को धमकी, यूं ही खत्म नहीं होगी लड़ाई। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। दिल्ली को कई लाख लोगों ने घेर रखा है, यूं ही ये खत्म नहीं होने वाला है। इस आंदोलन को हमें शहर शहर में लेकर जाना पड़ेगा। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होने तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हाल ही में राकेश टिकैत ने मांग की थी कि आंदोलन कर रहे किसानों को भी सरकार वैक्सीन लगाए। गुरुवार को उन्होंने कहा था कि आंदोलन स्थलों पर सरकार को टीकाकरण केंद्र खोलने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोविड के डर से आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि कोरोना के कारण आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे, टेंटों को और बड़ा बना लेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कुछ ही दिन पहले राजस्थान के श्रीगंगानगर में टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि 3 कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन की अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनियों की गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बताते चले कि किसान नेताओं की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने के लिए हाल ही के दिनों में चुनावी राज्यों में भी सभा की गई थी। राकेश टिकैत ने भी बंगाल में सभा कर लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार नहीं है, ये सरकार कंपनियों की सरकार है। किसानों का आंदोलन जारी है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले लगभग 110 से अधिक दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष के बीच कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके बाद से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक जारी है। दोनों ही पक्षों के बीच अंतिम वार्ता 22 जनवरी को हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, जाने कहां लगा लॉकडाउन, कहां है नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के तहत नाइट कर्फ्यू, वैसी सार्वजनिक जगह जहां ज्यादा भीड़ होती है उन्हें दोबारा बंद कर दिया गया है। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई राज्यों की सीमा एक बार फिर सील कर दी गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेज है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सहित कई राज्य हैं जिन्होंने नियम कड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के 3 शहरों इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन है, जिससे चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा के आदेश के अनुसार इन 3 शहरों में यह लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस साल मध्य प्रदेश में यह पहला लॉकडाउन है। सप्ताह के बाकी दिनों में भोपाल एवं इंदौर में बुधवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया गया है, जबकि 8 अन्य शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल एवं खरगोन में बुधवार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। यह आगामी आदेश तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र, नई गाइडलाइंस के तहत यहां कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश है। सरकार ने निजी ऑफिसों, ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम जैसी जगहों पर ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा इन गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों पर भी राज्य सरकार कड़ी नजर रख रही है। नागपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था। मास्क नहीं पहनने पर सैकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया गया और वाहन जब्त किए गए। पंजाब, राज्य सरकार ने 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है, लगी दिया है। स्कूलों, कॉलेजों को बंद कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके अनुसार मेडिकल कॉलेज को छोड़ राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मॉल्स में एक साथ 100 लोग ही जा सकेंगे। सिनेमा हॉल्स में 50% सीटों पर ही बुकिंग होगी। छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी को तत्काल बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 11,273 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या अब 3,23,153 हो गई है। शनिवार को 30 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 257 लोगों ने घरों में होम आइसोलेशन में रहने की अवधि को पूरा कर लिया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 10 मरीजों की मौत हुई है।
गुजरात। कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्यों में गुजरात के कई शहर भी हैं, जिनमें अहमदाबाद और सूरत जैसे शहर आते हैं। यहाँ नाइट कर्फ्यू की अवधि को घटाकर 10 बजे की बजाय 9 बजे से कर दिया गया है। इसके अलावा शनिवार और रविवार शॉपिंग मॉल्स बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुडुचेरी कक्षा 8 तक सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी कर रही ध्रुवीकरण का प्रयास, कांग्रेस करेगी विकास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को चुनाव प्रचार करने असम पहुंची। चुनावी रैली से इतर आज तक से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने असम के चुनाव में जीत का विश्वास व्यक्त किया और कहा कि हम बहुत ही ठोस लड़ाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा बीजेपी का प्रयास ध्रुवीकरण करने का है, हमारा प्रयास असम का विकास करने का है, असमिया लोगों की जरूरतों को लेकर बात करने और यहाँ की संस्कृति पहचान को संरक्षित और मजबूत करने का है। प्रियंका गांधी ने जोरहाट की रैली में पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा, वे कहते हैं कि 22 साल की बच्ची ने ट्वीट किया और कांग्रेस ने टूल किट का समर्थन किया, जिसने भारत की चाय पर हमला किया। उन्होंने पीएम के बयान को छोटा बताते हुए कहा कि सरकार ने 22 साल की लड़की को कुछ ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन पीएम कहां थे जब असम में हर साल बाढ़ की वजह से विरोध प्रदर्शन होते थे, पत्थरबाजी होती थी। क्या पीएम कभी चाय बागान में गए हैं? जोरहाट की रैली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पूरी रॉ में नजर आई। प्रियंका गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए सवालिया लहजे में कहा कि क्या प्रधानमंत्री कभी चाय के बागान में गए हैं? बीजेपी ने क्या किया है? उन्होंने बीजेपी चाय श्रमिकों के वेतन में वृद्धि भी नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि शुरू में वे कहते थे कि हम सीएए नहीं चाहते, अब वे कह रहे हैं कि सीएए लागू करेंगे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के अलावा असम की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि असम में 2 मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से अनुमति मिले बगैर ये 2 मुख्यमंत्री भी नहीं चलते हैं। प्रियंका गांधी ने सोनोवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्य सीएम के पास तो कोई शक्ति है ही नहीं। इससे पहले प्रियंका ने जोरहाट में अपने संबोधन की शुरू जोई आई एक्सोम के साथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन से जुड़ा, इसलिए मोदी सरकार कर रही परेशान, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब के मोगा में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसान महापंचायत कृषि कानून के विरोध में और किसानों की मांगों के समर्थन में आप द्वारा बुलाई गई। यहाँ सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन से जुड़े होने के कारण मोदी सरकार मुझे परेशान कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि दूर दूर तक जहां नजर जा रही है, पूरे पंजाब से लोग भारी संख्या में आए हुए हैं। मैं सभी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के किसानों को सैल्यूट करने दिल्ली से आया हूं। जिस तरह से मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए, उसके खिलाफ सबसे पहले पंजाब में आंदोलन उठा। जो आग पंजाब में लगवाई वो आज देश भर में है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब वीरों की धरती है। इस बार कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान ने लीडरशिप ली है। यह आंदोलन हर बच्चे का आंदोलन बन गया है। दिल्ली के घर घर के अंदर यह आंदोलन पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सूरत में आम आदमी पार्टी बीजेपी के गढ़ में 27 सीट जीत गई। केजरीवाल ने बंगाल चुनाव पर कहा कि मेरी ममता बनर्जी से बात हुई, बंगाल के लोग किसानों के साथ हैं। आज किसान आंदोलन हर देशभक्त का आंदोलन है। मैं इस आंदोलन में शुरुआत से जुड़ गया, जिसका हर्जाना ये मिला कि मोदी सरकार मुझे परेशान कर रही है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की पावर छीनने के लिए संसद में बिल लेकर आ रही है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मुझे पता है मोदी सरकार से कैसे लड़ना है। जब तक दिल्ली में हूँ, किसान चिंता ना करें। दिल्ली पुलिस ने मुझे घर पर नजरबंद कर दिया और किसानों से मिलने नहीं दिया था। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की खूब कोशिश की। बीजेपी के जितने लोगों ने गालियां दी, आम आदमी पार्टी ने उन सब पर केस कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि 70 साल से राजनीतिक दलों ने किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। ये तीनों कानून लागू हो गए तो किसान की जमीन और खेती नहीं बचेगी। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे। कैप्टन साहब ने स्मार्टफोन देने का वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान किया था, बुजुर्ग पेंशन 2500 करने का ऐलान किया था, हर घर में नौकरी का ऐलान किया था। लेकिन आज कैप्टन साहब का कार्ड लेकर आया जिसमें लिखा है बेरोजगारी भत्ता कार्ड। ये कार्ड 20 लाख नौजवानों को बांटा था, लेकिन एक युवा को नौकरी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में एनडीए के 3 उम्मीदवारों को पर्चा खारिज, हाई कोर्ट में दी चुनौती। जी हां दोस्तों, केरल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 3 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया है। निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र की जांच के बाद ये पर्चे खारिज कर दिए। पर्चे खारिज होने के बाद इन उम्मीदवारों ने अब इसे लेकर केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के एनडीए उम्मीदवारों की याचिका पर केरल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जानकारी के मुताबिक कन्नूर के बीजेपी अध्यक्ष एन हरिदास ने थालास्सेरी से नामांकन किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिदास का नामांकन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर न होने के कारण निरस्त कर दिया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता ने गुरुवायूर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। निवेदिता का नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का उल्लेख नहीं किए होने के कारण निरस्त कर दिया। एनडीए के घटक दल एआईएडीएमके के उम्मीदवार धनलक्ष्मी मरिमुथु का देवी कुलम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन फॉर्म 26 नहीं भरे जाने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया था। गौरतलब है कि कन्नूर जिले की थालास्सेरी सीट पर साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की अन्य सीटों के मुकाबले सबसे अधिक वोट पाए थे। बीजेपी के उम्मीदवार को
को तब 22,215 वोट मिले थे। थालस सेरी सीट से पार्टी उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद इस बार इस सीट पर बीजेपी की बिना लड़े ही हार तय हो गई है। थालस सेरी से उम्मीदवार एन हरिदास ने कहा कि वे इस मामले में उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 मार्च के भारत बंद के लिए किसान संगठनों ने बनाई बड़ी रणनीति, इन जगहों पर पड़ेगा प्रभाव। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अगले सप्ताह होने वाले देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है। आंदोलनरत किसानों के संगठनों ने 26 मार्च को बंद के ऐलान के बाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब कानून वापस ले लिए जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर अगले सप्ताह 26 मार्च को देशव्यापी बंद होगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी दुकानें और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे बंद रखे जाएंगे। इसके बाद 28 मार्च को धरना प्रदर्शन स्थलों पर ही होलिका दहन के रूप में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों की होली जलाई जाएगी। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने 26 जनवरी को हुए ट्रैक्टर मार्च के बाद एक बार फिर भारत बंद का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वह 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने हो रहे हैं। इसी के लिए देश भर में सभी बस, रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएगा। किसान नेताओं के अनुसार यह बंद सुबह से शाम तक जारी रहेगा। इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसान संगठनों का कहना है कि 26 मार्च को भारत बंद को लेकर किसान संगठनों में सहमति है। इसके लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बंद करने का निर्णय लिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दौरान सभी दुकानें और डेयरी बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि लोग स्वेच्छा से दुकान बंद करें, इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा जिससे लोगों को कम असुविधा हो। यह भारत बंद दिल्ली एनसीआर के अलावा प्रत्येक राज्य, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर भी होगा। किसानों ने कहा कि भारत बंद को लेकर विशेष तैयारी की गई है। इसे पूरी तरह से जन सहयोग के साथ सफल बनाया जाएगा। भारत बंद को सभी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ छात्रों, युवाओं और महिलाओं की यूनियनों का समर्थन हासिल है। बताया गया कि भारत बंद से पहले 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर युवाओं को धरना स्थल से जोड़ने की अपील की जाएगी। 19 मार्च को खेती बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन के तहत किसानों से अपील की गई कि वे देश भर की सभी मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचे, वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा होलिका दहन के दिन तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि 26 मार्च के बंद को सफल बनाने के लिए वह सभी संगठनों और व्यापारियों से भी अपील कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में भाजपा को होर्डिंग्स के लिए नहीं मिल रही जगह, तृणमूल के पोस्टर होर्डिंग से पटा है शहर। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां भाजपा सत्ताधारी तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे पूरे राज्य में विशेषकर कोलकाता में अपने नेताओं के होर्डिंग्स प्राप्त करने के लिए कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने कोलकाता और बंगाल के कई हिस्सों में बड़े और मध्यम होर्डिंग्स के लिए सभी साइटों पर एकाधिकार कर लिया है। भाजपा का कहना है कि तृणमूल सरकार विज्ञापन एजेंसियों पर दबाव बना रही है कि वे पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने की भाजपा के अनुरोधों को स्वीकार न करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने कहा कि उड़ान या ट्रेन के माध्यम से कोई कोलकाता आता है तो उसे हर जगह केवल ममता बनर्जी के होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रण और विज्ञापन एजेंसियों का एक समूह पूरी तरह से टीएमसी के नियंत्रण में है। उन्हें डर है कि वे अगर पीएम नरेंद्र मोदी या कदावर भाजपा नेता अमित शाह के होर्डिंग को शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाने की अनुमति देते हैं तो वे अपना लाइसेंस खो देंगे। बताते चले कि कोलकाता में लगभग 10,000 बड़े होर्डिंग्स के लिए जगह है, जिनमें से 2,000 माफ फ्लाईओवर, पार्क, सरदार लेक, अलीपुर, दमदम सहित अन्य स्थानों के आसपास प्रीमियम स्थानों पर हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अपने होर्डिंग्स लगाने के लिए किसी भी प्रीमियम स्पॉट का प्रबंधन नहीं किया है। शहर भर में ममता बनर्जी के कई होर्डिंग्स पोस्टरों को देखा रहा है, विशेष रूप से प्रीमियम स्पॉट पर, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता का नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का तंज, कहा बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को पीएम मोदी के द्वारा हर महीने आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आज सुबह ट्वीट करते हुए लिखा कि बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है, #फ्री स्पीच। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते शनिवार को मोदी सरकार को कृषि कानूनों को लेकर घेरा था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कृषि विरोधी सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। 56 छोड़ो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। माई फार्मर माई प्राइड। शनिवार को ही राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने लिखा था कि सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। साथ ही राहुल गांधी ने एक अखबार के आंकड़े भी साझा किए हैं। उसमें लिखा है, कोविड से पहले 9.9 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग का हिस्सा थे, जिनकी संख्या घटकर 6.6 करोड़ रह गई है। साथ ही आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 2011 से 2019 के बीच 5.7 करोड़ लोग निम्न आय वर्ग से निकलकर मध्यम आय वर्ग का हिस्सा बने थे। रोजाना 150 रुपए या उससे कम कमाने वालों की संख्या 7.5 करोड़ जा पहुंचा।